यस, ठीक है। अब आते हैं आपके लास्ट टॉपिक पे, एंटिटी विथ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। एंटिटी विथ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर एक क्वेश्चन है और इसका मेरे को, अब मैंने आपको बोला था कि मेरे चार्ट बुक में मैंने इसका एक चार्ट बना के रखा है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए। वो चार्ट पे अपन बाद में आएंगे, अपन इसके थ्योरी पे भी बाद में आएंगे। पहले इसके कॉन्सेप्ट पे समझते हैं कि क्या चीजें हैं, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट को समझने के पहले भी आपको पहले मैं बता देना चाहता हूं कि याद होगा आपको शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जब आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हो तो आपको कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के आइटम बाय आइटम, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, सारे एक्सपेंसेस, एक्सेप्शनल आइटम्स, टैक्स एक्सपेंस, ये सब दिखाने पड़ते हैं। फिर अगर अलग से आपको दिखाना पड़ता है कि करंट ईयर में अगर आपने कोई डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हुआ है, करंट ईयर में आपने अगर कोई ऑपरेशन डिसकंटिन्यू किया है तो आपको उसके आइटम बाय आइटम चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हुआ, अदर इनकम कितना हुआ, एक्सपेंस कितना हुआ। आपको सिर्फ उसका रिजल्ट्स शो करना होता है सेपरेटली और उसका टैक्स एक्सपेंस शो करना होता है। मतलब आप डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को सेपरेटली दिखाते हो। हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, इंडिया 33 का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग यही से की थी कि इसका प्रेजेंटेशन जब आप करते हो ईपीएस का तो आपको कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का ईपीएस अलग दिखाना पड़ता है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का ईपीएस अलग से दिखाना पड़ता है और टोटल बिजनेस का ईपीएस भी आपको अलग से दिखाना पड़ता है। आपको याद होगा। हम आज उसी क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि हम अगर हमारे केस में करंट ईयर में कुछ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से भी हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है तो उसकी वजह से ईपीएस का प्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का प्रेजेंटेशन कैसे होगा। माइंड में पिक्चर समझ में आ गई है मैं क्या बात करने वाला हूं, और वो पिक्चर को मैं क्लियर करूंगा, वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा मैं इस क्वेश्चन के थ्रू। सो गाइस, ये क्वेश्चन अब जितनी भी हमारी क्लास बची है ये मान के चलो कि इस क्वेश्चन के बराबर की बची है। इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक चार्ट रिवीजन है और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। वो तो ऐसे 2 मिनट में वो आप कर चुके हो, एक्चुअली में आप कर चुके हो वैसा क्वेश्चन उस टाइप का। तो अब जो बचा है हमारे पास सिर्फ ये क्वेश्चन के लेकर डिस्कशन बचा है और इस क्वेश्चन के ऊपर जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसका डिस्कशन बचा है। तो अभी भी अगर तुम मस्ती मजाक में अभी अगर क्लास देख रहे हो तो मस्ती मजाक छोड़ दो। आने वाले 15-20 मिनट या 25 मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नई चीज है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है और इंपॉर्टेंट है। आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 34 करते हैं। अज्यूम द फॉलोइंग फैक्ट्स फॉर कंपनी एक्स वाई। इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन 30 लाख, लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन 36 लाख। अच्छा, सॉल्यूशन अभी नहीं देखेंगे, हम अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे, बीच में अगर देखना पड़ा तो देखेंगे। नेट लॉस, अच्छा अगर आप कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से 30 लाख का प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से 36 लाख का लॉस कर रहे हो करंट ईयर में, तो आपका कुल मिला के ओवरऑल बिजनेस का लॉस आपका आ गया 6 लाख का। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ये आपके नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, ये 10 लाख। अच्छा, इंक्रीमेंटल कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग रिलेटिंग टू स्टॉक ऑप्शंस 2 लाख। बेटा ये तो आपका सीधा सीधा पोटेंशियल, ये आपका पोटेंशियल इक्विटी है ना। इसी पे ही मुझे बात करनी है, पोटेंशियल इक्विटी पे ही, बिकॉज ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, ठीक है ना। तो ये मुझे आपसे बात करनी है, ये आपका पोटेंशियल इक्विटी है। चलिए अभी क्या दिमाग चलाएंगे अपन, पहले देख लें। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर फॉर कंपनी एक्स वाई फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन। अज्यूम इफ इन द अबव, इफ बोल दिया मतलब अदर केस है, सेकंड वाले केस को भी छोड़ दो, सेकंड वाले केस को भी छोड़ दो। अभी आपको क्या सोचना है, अभी आपको ये सोचना है चलो ठीक है जो है मेरे पास, अभी सेकंड वाला पॉइंट छोड़कर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। मेरे साथ सॉल्व करेंगे, मैं आपको सॉल्व करने का समय नहीं दूंगा, मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे, ठीक है ना। केस 1 है ना। चलो इसमें अपन निकालते हैं सबसे पहले बेसिक। अब आपको पता है कि बेसिक ईपीएस भी 3 टाइप के होते हैं। बेसिक ईपीएस कंटिन्यूड ऑपरेशंस, कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस और टोटल। तो इसमें अपन एक बात और बात करेंगे, सबसे पहले कंटिन्यूड ऑपरेशंस, कंटिन्यूड ऑपरेशंस, ठीक है ना, कंटिन्यूड ऑपरेशंस।
कंटिन्यूड ऑपरेशंस। चलो देखते हैं, बहुत ही इजी है यार, बहुत ही इजी है। 30 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इज इक्वल टू 3। सिंपल। क्या हुआ इसमें, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको दूसरा करते हैं, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन 36 लाख का लॉस, कोई बात नहीं, अर्निंग पर शेयर में नेगेटिव अर्निंग भी हो सकती है, डिवाइड बाय 10 कितना आया 3.6। 3.6 का लॉस, कोई दिक्कत नहीं है, 3.6 का लॉस पर शेयर, ठीक है ना। ईपीएस नेगेटिव, लॉस पर शेयर। और तीसरा ओवरऑल बिजनेस का ईपीएस, ओवरऑल बिजनेस का ईपीएस 6 लाख का लॉस, 6 लाख का लॉस डिवाइडेड बाय 10 लाख। सर आप 10 लाख से क्यों डिवाइड कर रहे हो? अरे बेसिक ईपीएस निकाल रहा हूं, नालायक, पोटेंशियल थोड़ी लूंगा यार बेसिक में। तो ये 0.6, ये भी आपका ईपीएस नेगेटिव। तो यहां आपका हो गया ईपीएस, कोई दिक्कत ही नहीं है, ईपीएस में तो कोई टेंशन नहीं है। ईपीएस हमारा, बेसिक ईपीएस हमारा निकल गया, बेसिक ईपीएस में हमारी कोई टेंशन नहीं है। मुझे लगता है साथ साथ मेरे कर ही लिया होगा आपने। चलो अब आते हैं अपन डाइल्यूटेड पे। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में भी हम सबसे पहले बात करेंगे कंटिन्यूड ऑपरेशन। तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख, 12 लाख, ये 10 + 2 20, 30 लाख डिवाइड बाय 12 लाख कितना 2.5। चेक करते हैं क्या सही में डाइल्यूट हुआ। हाँ, ये 3 था, अब ये 2.5 हो गया। भाई डाइल्यूट हुआ है, मतलब ये आपका पोटेंशियल इक्विटी, पोटेंशियल जो है वो डाइल्यूटिव नेचर का है, ठीक है। अच्छा, फिर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन कितना 36 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख, ये 3 आ गया और ये नेगेटिव है, ये 3 है नेगेटिव, ये 3 है नेगेटिव ईपीएस। मुझे जवाब दीजिए, मुझे जवाब दीजिए, ये डाइल्यूट सच में हुआ कि नहीं हुआ? ऊपर वाले से कंपेयर करके बताइए ये डाइल्यूट हुआ कि एंटी डाइल्यूट हो गया। मुझे जवाब दीजिए, इसको कंपेयर करिए इसके बड़े भाई से, बेसिक से। इसका जो बड़ा भाई है बेसिक वाला डिसकंटिन्यूड, उससे कंपेयर करो और मुझे बताओ कि ये डाइल्यूट हुआ कि डाइल्यूट नहीं हुआ। मुझे बताओ ये डाइल्यूट हुआ कि ये डाइल्यूट नहीं हुआ। नॉट डाइल्यूटिव इन नेचर, यस, ये एंटी डाइल्यूट निकला भाई। क्यों? क्योंकि 3.6 का लॉस पर शेयर, आपका लॉस रिड्यूस हो रहा है। ध्यान से देखिए, आपका लॉस रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन इन लॉस, मतलब दिस बिकम्स एंटी डाइल्यूटिव। एंटी डाइल्यूटिव, एंटी डाइल्यूटिव हो गया क्योंकि आपका डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में लॉसेस हैं, ठीक है ना। एंटी डाइल्यूट हो गया, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में लॉसेस हैं, ठीक है। एक बार और एक तीसरा वाला निकाल लेते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं। पहले तीसरा वाला निकाल लेते हैं। ओवरऑल ऑपरेशन 6 लाख माइनस डिवाइडेड बाय 12 लाख, .5।
0.5 ये भी आपका नेगेटिव आया है, नेगेटिव DEPS, पर ये भी आपका एंटी डाइल्यूटिव आया है, ये भी आपका एंटी डाइल्यूटिव आया है। वाह बेटे वाह, वाह बेटे वाह। अच्छा, पहले आपका 0.6 लॉस पर शेयर था, अब 0.5 हो गया, ये तो एंटी डाइल्यूटिव आ गया। बट एक बात ध्यान दीजिए, आपका जो बेसिक ईपीएस है ना, बेसिक ईपीएस आपका डाइल्यूट हो रहा है, सॉरी कंटिन्यूड वाला, मतलब कंटिन्यूड वाला जो ईपीएस है ना, वो आपका डाइल्यूट हो रहा है, वो आपका डाइल्यूट हो रहा है। इंड AS 33 क्या कहता है? इंड AS 33 कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इंड AS 33 का जनरल रूल क्या है? इंड AS 33 का जनरल रूल क्या है? अगर एंटी डाइल्यूटिव आ रहा है तो उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर एंटी डाइल्यूटिव आ रहा है तो इसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। आप डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर बेसिक अर्निंग पर शेयर के बराबर दिखाएंगे। तो आपको क्या लगता है, कायदे से मुझे इन दोनों को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, मैं इन दोनों के बजाय डाइल्यूटेड में यही दिखाऊंगा कि 3.6 है और 0.6 है, यही होना चाहिए। मेरा इंड AS 33 क्या कहता है? इंड AS 33 कहता है कि अगर एंटी डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आता है तो आपको एंटी डाइल्यूटेड का डिस्क्लोजर नहीं करना, आपको डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर दिखाना है बेसिक अर्निंग पर शेयर के बराबर। यही होता है ना? हां बोलो हां बच्चों, हां बोलो, हां बोलो हां, नहीं हां बोलो, हां बोलो 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 बोलो, कहां गए नलायकों? अरे हां बोलो हां, बोलो 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 बोलो, किधर गए नलायकों? इतना एक्टिंग करके बोल रहा हूं तो भी नहीं समझ में आ रही तुम लोगों को? हैं, जवाब नहीं दोगे? नलायक, एक नंबर के नलायक। यस, ओके। सो जनरल रूल इज आई डोंट नीड टू disclose these anti-dilutive. Instead, diluted earning per share will be equal to basic earning per share. But there is one exception. Yes, my dear, there is one exception. Yes, yes. Now see what is the exception. Exception is कि जो तेरा ऑपरेशन डिसकंटिन्यूड हो रहा है, आगे चल के तो तू उसका कुछ अर्न करने वाला नहीं है। अब जो तेरी पूरी डिसीजन मेकिंग है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो तेरे शेयर होल्डर्स हैं, जो जिनके लिए तू ईपीएस निकाल रहा है, वो फर्दर डिसीजन मेकिंग किसके ऊपर करेंगे? कंटिन्यूड ऑपरेशन के ऊपर करेंगे। वो फर्दर डिसीजन मेकिंग किसके ऊपर करेंगे? कंटिन्यूड ऑपरेशन के ऊपर करेंगे। तो बेसिकली द कंटिन्यूड ऑपरेशन इज द डिसीजन मेकिंग पॉइंट, इसीलिए कंटिन्यूड ऑपरेशन को अपन बोलते हैं कंट्रोल नंबर। इंड AS 33 ने कंटिन्यूड ऑपरेशन को कहा गया है कंट्रोल नंबर। क्यों? जो ऑपरेशन तेरा डिसकंटिन्यूड हो गया, उसके बेसिस पे कोई भी शेयर होल्डर डिसीजन आगे के नहीं लेगा। डिसीजन आगे के लेगा कि कंटिन्यूड ऑपरेशन का क्या चल रहा है, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में क्या चल रहा है। सो इंड AS 33 यूजेस द टर्म कंट्रोल नंबर। What is the control number in our question? Control number always, not in question. Control number is always a continuing operation. अब इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? कंटिन्यूइंग ऑपरेशन को कंट्रोल नंबर अपन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमेशा अब हमारी फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग, हमारे शेयर होल्डर्स की फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग हमेशा कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के ऊपर बेस्ड होगी। तो यहां पर एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि अगर आपका कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का बेसिक ईपीएस सच में डाइल्यूट हो रहा है और वही तो आपका कंट्रोल नंबर है, तो फिर भले डिसकंटिन्यूड वाला, ओवरऑल वाला, अगर आपका एंटी भी हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्लोज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्लोज कर लो, क्योंकि मेन ये वाला एंटी नहीं होना चाहिए, ये वाला एंटी नहीं होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, सिंस इट इज जनरल रूल, इट इज अ सिंपल रूल ऑफ इंड AS 33 दैट continuing operation is your control number, continuing operation is your decision making point. So shareholder is more concerned about continuing operation instead of discontinued and overall operation, ठीक है ना? So if the shareholder is more concerned about continuing operation and if your continuing operation basic EPS gets diluted ना, तो not an issue, not to worry। तो फिर भले आपके डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ओवरऑल बिजनेस का बेसिक ईपीएस अगर डाइल्यूट नहीं भी हो रहा है ना,
एंटी भी हो रहा है ना तो भी तुम उसको दिखा सकते हो, यू कैन शो इट, यू कैन डिस्क्लोज। वैसे भी उसको इनसे मतलब ही नहीं है, वैसे भी मतलब नहीं है, बिकॉज हिज डिसीजन मेकिंग इज शुड बी बेस्ड ऑन कंटिन्यूइंग ऑपरेशन ओनली. So there is a general rule that anti-diluted earning per share no need to disclose. But the exceptional rule is कि since the control number, since the decision making point is continuing operation, and if the basic EPS of continuing operation gets diluted, then even though the discontinued operation EPS is not getting diluted, it is anti-dilutive, overall business EPS is anti-dilutive, you can continue to disclose them. फिर तुम एंटी डाइल्यूटेड दिखाओ 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 दिखाओ, अरे दिखाओ दिखाओ भाई, दिखाओ दिखाओ. कुछ समझ में आया मनोज जी? क्या बोला मैंने? अरे राम, टेल मी गाइस, कुछ समझ में आया कि नहीं? एक्सेप्शन की बात कर रहा था. पहले मैंने आपको जनरल रूल समझाया कि एंटी डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर को नहीं दिखाना चाहिए. नहीं, ओ माय गॉड, क्या कर रहे हो, कौन सा पाप कर रहे हो, ये मत दिखाओ. बट इसका एक एक्सेप्शन, अगर तुम्हारा बेसिक अर्निंग पर शेयर सचमुच में डाइल्यूट हो रहा है ना, सॉरी कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का बेसिक अर्निंग पर शेयर सच में डाइल्यूट हो रहा है ना, तो फिर डिसकंटिन्यूड का अगर एंटी भी हो रहा है ना, तो दिखाओ यार, दिखाओ, तुम दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ना. वैसे भी वो कंट्रोल नंबर नहीं है, वैसे भी डिसकंटिन्यूड दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ता. दिखाओ, कंट्रोल नंबर है ही नहीं, क्या कर लो यार, जो करना है करो. आई बात समझ में? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? मैं आऊंगा, मैं ना वो जो मैंने आपको जो चार्ट का स्क्रीनशॉट बोला था, बुक में जो हमारे लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन लिखा हुआ, मैं सब पे आऊंगा. पहले मेरा पूरा पॉइंट कंप्लीट हो जाए. अब आते हैं अपन केस 2 पे. ये था अपना केस नंबर 1. अब आ जाओ आप केस नंबर 2. इसको अपन बोलेंगे केस 1 और इसको बोलेंगे केस नंबर 2. अब आ जाओ आप केस नंबर 2 पे. केस नंबर 2 पे आ जाओ. ये रहा केस नंबर 2 पे आ जाओ. केस नंबर 2 पे आ जाओ. केस नंबर 2 पे आ जाओ. हाँ, केस नंबर 2 पे आ जाओ. Assume if the above case loss from continued operation is 10 lakh. Loss from continued operation is 10 lakh and income from discontinued operation is 36 lakh. Now उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया. 36 लाख का डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का आपका प्रॉफिट है और कंटिन्यूड ऑपरेशन का आपका लॉस है 10 लाख. क्या रियलिटी में ऐसा होता होगा कि कंटिन्यूइंग तो चलो ठीक है, लॉस हो सकता है, डिसकंटिन्यूड में प्रॉफिट होने के बावजूद भी हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं? हो सकता है. हमने हो सकता है अपने यूनिट को अपने किसी सिस्टर कंसर्न को बेच दिया, हमारे लिए तो वो डिसकंटिन्यूड हो गया. क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. कैलकुलेट डीईपीएस. अरे तू डीईपीएस मत बोल, मैं तेरे को बेसिक ईपीएस से निकालवाना शुरू करूंगा. चल आजा. केस 2, सबसे पहले बेसिक और इसमें फर्स्ट कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है ना, साथ साथ करेंगे. कंटिन्यूइंग ऑपरेशन 10 लाख लॉस डिवाइडेड बाय 10 लाख नंबर ऑफ शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स 10 लाख है ना, नंबर ऑफ शेयर 10 लाख है ना. हाँ, -1 बेसिक ईपीएस आपका -1. बेसिक ईपीएस आपका -1. बॉस ध्यान से देखना. फिर आपका डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन 36 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख कितना हुआ? 3.6 बेसिक ईपीएस. पर ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का 3.6 है. ठीक है. फिर ओवरऑल
ओवरऑल में क्या था भाई? हाँ तो ठीक है ना, 36 माइनस 10, 26 लाख, 26 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, 2.6 बेसिक। देखो बेसिक अर्निंग पर शेयर की कोई दिक्कत नहीं, बेसिक तो आपको सारे के सारे डिस्क्लोज करने हैं, ठीक है ना। डिस्क्लोज क्या नहीं करना होता है? एंटी डाइल्यूटिव। बेसिक में तो आपको सब डिस्क्लोज करना होता है, यू हैव टू डिस्क्लोज ईच एंड एवरीथिंग इन बेसिक ईपीएस। नाउ नेक्स्ट इज डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस में फर्स्ट कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। हाँ आ जाओ, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन आपका प्रॉफिट है -10 लाख और ये आपके पोटेंशियल इक्विटी बन जाएंगे 12 लाख। नाउ ये आपका हो जाएगा 0.833 नेगेटिव। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर नेगेटिव। नेगेटिव, ओ माय गॉड, मम्मा मम्मा मम्मा, नेगेटिव। बताओ एंटी की डाइल्यूटेड, बताओ एंटी डाइल्यूटेड, एंटी डाइल्यूटेड, एंटी डाइल्यूटेड, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन 36 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख, 36 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख, 12 लाख। थ्री diluted EPS 3. It was earlier 3.6. Now it becomes 3. Now it becomes 3. ठीक है ना, मैं अभी बातचीत कुछ नहीं करूंगा. This is diluted, not anti-diluted. Overall 26 lakh divided by 12 lakh. $2.167 diluted earning per share. Again, it was 2.6 earlier, now 2.1. Now, my dear bachcha, my dear friend, now try to understand what is the consequences. बेटा हमारा कंट्रोल नंबर हमेशा क्या होता है? हमारा हमेशा डिसीजन मेकिंग पॉइंट क्या होता है बेटे? हमारा डिसीजन मेकिंग पॉइंट क्या होता है बेटे? ओ बेटे, हमारा डिसीजन मेकिंग पॉइंट क्या होता है? जल्दी बताइए. हमारा हमेशा डिसीजन मेकिंग पॉइंट क्या होता है? कंट्रोल नंबर क्या होता है? कंटिन्यूइंग ऑपरेशन की डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की ओवरऑल ऑपरेशन? इंड AS 33 के अकॉर्डिंग कंट्रोल नंबर इज व्हाट? व्हाट इज कंट्रोल नंबर? कंटिन्यूइंग ऑपरेशन की डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की ओवरऑल ऑपरेशन? टेल मी. कंटिन्यूड ऑपरेशन, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन. अच्छा, वर्ड कैसे बोल रहा है? कंटिन्यूड नहीं होता, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, बिकॉज इट इज ऑन कंटिन्यूइंग बेसिस. डिसकंटिन्यूइंग नहीं होता, डिसकंटिन्यूड होता है. ठीक है ना? अच्छा, सिंस कंट्रोल नंबर इज कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, नाउ गड़बड़ है. मैंने वहां तो एक्सेप्शन अप्लाई कर दिया कि ठीक है ना यार, क्या फर्क पड़ता है, मेरा कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का बेसिक ईपीएस तो डाइल्यूट हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं. फिर तुम भले यहां पर अगर एंटी भी हो रहा है ना, दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं. बट क्या सेम एक्सेप्शन यहां फॉलो हो रहा है क्या आपका? क्या सेम एक्सेप्शन आपका यहां फॉलो हो रहा है क्या? क्या यहां पर आप बोल सकते हो क्या कि ठीक है ना यार, एंटी डाइल्यूटेड
ठीक है ना, एंटी डाइल्यूटेड दिखा दो ना, वैसे भी ओवरऑल तो मेरा डाइल्यूटेड हो ही रहा है ना, वैसे भी मेरा ओवरऑल तो डाइल्यूट हो ही रहा है ना, क्या दिक्कत है, ओवरऑल डाइल्यूट दिखना चाहिए, ओवरऑल डाइल्यूट दिखना चाहिए। क्या ये है क्या? कंट्रोल नंबर क्या है आपका? मैंने आपको हिंट दे दिए, मुझे बताइए, ठीक है ना, क्या दिक्कत है? अगर ये एंटी डाइल्यूट दिख भी रहा है तो क्या दिक्कत है? मेरा ओवरऑल ईपीएस तो डाइल्यूट हो रहा है ना, मेरा ओवरऑल ईपीएस तो डाइल्यूट हो रहा है ना, देखो मेरा डिसकंटिन्यूड वाला भी डाइल्यूट, चलो तुम डिसकंटिन्यूड को मत भी लो, मेरा ओवरऑल तो डाइल्यूट हो रहा है ना, तो ठीक है, इसको एंटी दिखाते रहो। क्या मैं यहां पर एंटी दिखा सकता हूं इसको? बताओ बताओ, क्या मैं इसको एंटी दिखा सकता हूं? बोलो, क्या मैं वो एक्सेप्शन कि एंटी डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, उसका एक्सेप्शन की करना चाहिए, कर सकते हो, वो एक्सेप्शन फॉलो कर सकता हूं कि मुझे यहां पर एंटी डाइल्यूट नहीं दिखा सकता मैं? टेल मी, बोलो कहां गए बच्चे लोग? ओ बच्चे लोग बताइए, क्वेश्चन मार्क आता है यहां पर कि क्या मैं यहां पर एंटी डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, एंटी डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर बेसिक वाला दिखाऊं कि नहीं? यार कैसे लोग हो यार, 3 बार 4 बार रिपीट करने के बाद तक किसी का आंसर ही नहीं आता यार। मनोज दुबे नो, रविशंकर नो, नॉट टू डिस्क्लोज, सिंपल सी बात है, नो आई कांट डिस्क्लोज दिस एंटी डाइल्यूटेड, सो आई कांट डिस्क्लोज दिस, कांट डिस्क्लोज। तो देयरफॉर डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर फॉर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज 1 रुपी, मतलब सेम एज बेसिक अर्निंग पर शेयर, सेम एज बेसिक अर्निंग पर शेयर। -1, मुझे डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर -1 ही दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं -1 दिखा रहा हूं तो कहने का मतलब यह कि मैं 12 लाख ना करके मैं 10 लाख कर रहा हूं, मतलब मैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर को कंसीडर नहीं कर रहा हूं। मैं 10 लाख को ना करके मैं 12 लाख ना करके मैं 10 लाख कर रहा हूं, मैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर को कंसीडर नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना, मतलब मुझे पोटेंशियल इक्विटी को कंसीडर नहीं करना चाहिए। अगर मैं नहीं करता पोटेंशियल को तो ऑब्वियसली वो 1 ही आता और मुझे 1 ही दिखाना चाहिए। आई बात समझ में कि नहीं? सर व्हाट अबाउट देम, मैं इनको डिस्क्लोज कर सकता हूं कि नहीं? मैं इनको, अब तुम इनको अगर डिस्क्लोज नहीं भी करोगे ना तो अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनका कोई पॉइंट ऑफ कंट्रोल है ही नहीं, तो इनको बेहतर होगा कि डिस्क्लोज मत ही करो तो ज्यादा अच्छा है ये, क्योंकि पॉइंट ऑफ कंट्रोल नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ अब यही बताओगे, अब तुम कंटिन्यूड ऑपरेशन, सॉरी ओवरऑल ऑपरेशन मत करो डिस्क्लोज। पता है क्यों? उससे दिक्कत होगी, क्योंकि ओवरऑल में बोलेगा सी पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या है? पॉइंट ऑफ कंट्रोल है तेरा कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन देख के ना हम उसको डराना चाहते हैं कि देख भाई फ्यूचर में भी तेरा डाइल्यूटेड में 1 ही आएगा माइनस, पर उसको ये देख के खुशी नहीं होनी चाहिए कि चलो ठीक है यहां तो पॉजिटिव है ना, ओवरऑल में तो पॉजिटिव है ना। अरे भाई तू लॉस में है आज और फ्यूचर में तेरा लॉस कंटिन्यू होगा, मुझे तेरा जो लॉस वाला बिजनेस है ना वो तेरा कंटिन्यू होगा। तेरे को ओवरऑल से क्या मतलब है? तू हट हट हट। आई बात समझ में कि नहीं? मत दिखाओ। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अगर मैं आपको यह कहता ना कि आप ये क्वेश्चन खुद समझ के आओ घर से, सिर्फ इतने से 5 लाइनों के बेसिस पर आपका दिमाग खराब हो जाता। आपको लगता क्या चल रहा है। दूसरी बात, समझ में तो फिर भी आ जाता ये नलायक है यार, जिसने भी ये क्वेश्चन फ्रेम किया है ना वो 1 नंबर का नलायक है। भाई साहब तू ये लिख रहा है कि कैलकुलेट डीईपीएस, भाई तू यहां पर बेसिक निकलवा और डीईपीएस निकलवा तो समझ में आए। तू बेसिक ना बोल के डीईपीएस निकाल रहा है, तो हो क्या रहा है कि वो केस नंबर 2 में डायरेक्ट डीईपीएस बोल के कंक्लूजन दे रहा है, तो दिमाग उड़ जा रहा है। फर्स्ट टाइम में तो मैंने सोचा यार ये कुछ मिसिंग लग रहा है यार, फिर मैंने बेसिक निकाल के देखा। जब मैं खुद पढ़ रहा था तो मैंने बेसिक निकाल के देखा, फिर लगा हाँ यार ये तो बात सही है। तो क्या है, मैं अगर आपको ये बोलता ना कि ये क्वेश्चन तुम खुद इंटरप्रेट करके आओ, नहीं हो पाता तुमसे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी से भी नहीं हो पाता, ऐसा क्यों नहीं हो पाता, मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे होंगे यार, आगे चल के तुम लोग बहुत आगे कुछ बढ़ोगे, पढ़ोगे, बहुत अच्छा कुछ करोगे।
बट द पॉइंट इज कि इंटरप्रिटेशन हो सकता है, मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते। उसका एक रीजन ये है कि नलायकों ने सेकंड वाले केस में बेसिक निकाला ही नहीं है। तो आप कंपेयर किससे करोगे, बेसिक निकाला ही नहीं है, ठीक है, और ढंग से ना लिखा नहीं है, लिख दिया ठीक ठाक लिख दिया, पढ़ो। An entity that reports a discontinued operation should use income from continuing operations adjusted for preference dividend and similar dividend if any as the control number in determining whether the potential common shares are dilutive। मतलब आपको कंटिन्यूइंग ऑपरेशन को हमेशा कंट्रोल नंबर रखना है और फिर डिसाइड करना है कि मुझे पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। यहां पर केस वन में 3 से 2.5 हो गया तो हां मैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर सब में लूंगा। यहां पर -1 से 0.833 हो गया, नहीं मैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर नहीं लूंगा, ये मेरे डाइल्यूटिव नहीं है पोटेंशियल, तो मैं नहीं लूंगा। अब मुझे इनमें कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं इनके बराबर ही दिखाऊंगा। आई बात समझ में, ये बोलना चाह रहा है। That is the same number of potential common shares used in computing the diluted number of shares of per share. Amount of income from continuing should be used in computing all other reported diluted per share amount, even if the effect will be anti-dilutive compared to their respective. Even मतलब ये बोल रहा है कि अगर आपका वो पोटेंशियल है और अगर आपका कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में बेसिक डाइल्यूट हो रहा है तो फिर अब भले आपका बाकी के डिसकंटिन्यूड, बाकी के ओवरऑल अगर एंटी भी हो रहे हैं तो भी दिखाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपका मेन कंटिन्यूइंग बिजनेस एंटी डाइल्यूट में जा रहा है पोटेंशियल के चक्कर में, भैया पोटेंशियल आपका फिर आपका एंटी डाइल्यूटिव है, फिर आपका डाइल्यूटिव है ही नहीं, फिर आप डाइल्यूटेड बेसिक अर्निंग पर शेयर के बराबर ही दिखाओगे और जो बाकी के आपके ओवरऑल और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है उनके डाइल्यूटेड दिखाने की भी जरूरत नहीं है। मतलब आपको सीधी बात है, इसका मतलब ये कि इधर आपको कहीं पे भी पोटेंशियल लेने की जरूरत नहीं है, फिर आप 10 लाख ही लोगे, फिर आपको कहीं भी पोटेंशियल इक्विटी शेयर लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल। अगर आपका कंटिन्यूइंग ऑपरेशन वाला बेसिक ईपीएस डाइल्यूट नहीं हो रहा है ना, फिर आपको पोटेंशियल इक्विटी शेयर कहीं पे लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज द फाइनल कंक्लूजन बाय जय चावला। क्या बोला सर आपने लास्ट में, कंक्लूजन बता दीजिए। अगर आपका कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का बेसिक ईपीएस डाइल्यूट नहीं हो रहा है ना, एंटी डाइल्यूट हो रहा है ना, ऐसे केस में डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की वर्किंग में पोटेंशियल इक्विटी लेने की जरूरत नहीं है किसी में भी, चाहे वो कंटिन्यूइंग हो, चाहे डिसकंटिन्यूड हो, चाहे ओवरऑल हो, कहीं पे भी आपको पोटेंशियल इक्विटी शेयर लेने की जरूरत नहीं है। फिर आपके सारे के सारे डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर विल बी इक्वल टू बेसिक अर्निंग पर शेयर हो जाएंगे। सिंपली दैट वाज द कंक्लूजन फ्रॉम माय साइड। मेरे को ऐसा लगा कि ये चीज को थोड़ा सा आराम से बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। चुप करो, समझ आया कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? सर एक काम करो ना, वो जो आपका चार्ट वाला था पॉइंट, उससे बताओ। पढ़ो। एंटिटी विथ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस वाइल कैलकुलेटिंग डीईपीएस। बेसिक अर्निंग पर शेयर में दिक्कत नहीं है, बेसिक तो आपको हमेशा निकालना है, डाइल्यूटेड का कंटिन्यूइंग, डिसकंटिन्यूड, ओवरऑल सब निकालना है। पर डीईपीएस निकालते वक्त इन केस ऑफ दोज एंटिटीज विथ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस ऑलवेज चेक, हमेशा पहले चेक करो। मैंने ना थोड़ा सा अलग टाइप से बनाया है चार्ट को। ऑलवेज चेक इन कंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज देयर एन इनकम और लॉस, क्या इनकम है कि लॉस है। याद करो केस 1 केस 2। केस 1 में अगर आपको याद होगा, केस 1 में कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में इनकम था। इफ देयर इज एन इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, अगर आपका केस 1 है, ये आपका केस 1 है, वो केस 1 मतलब वो इलस्ट्रेशन नंबर 34 जैसा केस 1 आपका कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का इनकम है यार, वही तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वही हमारा कंट्रोल नंबर है। कंसीडर ऑल पोटेंशियल शेयर्स टू कैलकुलेट डीईपीएस ऑफ ओवरऑल ऑपरेशन कंटिन्यूइंग प्लस डिसकंटिन्यूइंग इवन दो देयर इज एंटी डाइल्यूशन। कंसीडर ऑल पोटेंशियल। मैं वापस आता हूं। आपके केस 1 में आपका कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में प्रॉफिट था, इसलिए डीईपीएस की वर्किंग में आपने देखो 12 लाख आपने पोटेंशियल कंसीडर किया है, भले फिर उससे आपका नेगेटिव आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखा है।
तो अगर आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, आपका कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में प्रॉफिट है, नो डाउट आप डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की वर्किंग में पोटेंशियल इक्विटी ले सकते हो, भले उससे कुछ भी एंटी डाइल्यूशन आए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। वापस आते हैं, बट केस 2, इफ देयर इज अ लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, पर अगर आपका कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में लॉस है, अब कंटिन्यूइंग ऑपरेशन आपका कंट्रोल नंबर होता है, डिसीजन मेकिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना, तो ईपीएस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन विल गेट एंटी डाइल्यूटेड। अब सोचो, अगर आपका लॉस है कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में और आपका बेसिक अर्निंग पर शेयर माइनस आया है, तो आपका उसका डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर एंटी हो जाएगा, क्योंकि आप डिवाइड में पोटेंशियल जैसे ही डालोगे वो वैसे ही माइनस में, तो आपका लॉस रिडक्शन इन लॉस हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, अगर आपका कंटिन्यूइंग बिजनेस में लॉस है तो जो बेसिक अर्निंग पर शेयर है वो तो ठीक है, माइनस में आएगा। अब जो डाइल्यूटेड की वर्किंग निकालोगे कंसीडरिंग पोटेंशियल, उसके चक्कर में वो एंटी हो जाएगा, क्योंकि लॉस पर शेयर है ना, लॉस पर शेयर कम हो जाएगा। भाई जितना ज्यादा डिवाइड करोगे अब लॉस पर शेयर कम हो जाएगा, जितना ज्यादा डिवाइड करोगे तो लॉस पर शेयर कम हो जाएगा। तो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आपका एंटी डाइल्यूटेड रहेगा, क्योंकि आपने पोटेंशियल को भी कंसीडर कर लिया। देयरफॉर डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर विल बी कैलकुलेटेड विदाउट कंसीडरिंग पोटेंशियल। फिर आपको उसके केस में पोटेंशियल नहीं करना है, क्योंकि आपका एंटी हो रहा है यहां। दिस इज बिकॉज द ईपीएस ऑफ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन गेट्स डाइल्यूटेड एंड इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज कंट्रोल नंबर, दैट इज पॉइंट ऑफ डिसीजन। तो यहां पर आपको एंटी ले सकते हो, क्योंकि वैसे भी ना तुम्हारा पॉइंट ऑफ डिसीजन क्या है, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, तो और कंटिन्यूइंग ऑपरेशन तो तुम्हारा डाइल्यूट हो ही रहा है, दिक्कत ही क्या है। पर अगर लॉस है कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में, तो देखना पक्की बात है, तुम जब डीईपीएस की वर्किंग करोगे तो वो लॉस पर शेयर रिड्यूस हो जाएगा, मतलब वो एंटी डाइल्यूटेड रहेगा। और यहीं पर बात हमें नहीं समझ में आएगी, तो ऐसे केस में पोटेंशियल इक्विटी शेयर कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। ऐसे केस में योर डीईपीएस मस्ट बी इक्वल टू बेसिक ईपीएस। मुझे लगता है मैंने शायद तुम लोगों को जो बताया है अलग अलग तरीके से बता के मैंने तुम्हें सारी चीजें अपनी तरफ से बता दी। मैं शो करता हूं, मनोज रुक जाओ। DEPS will always be equal to basic EPS if there is a loss in continuing operation. Yes, this is the final conclusion कि in case of loss from continuing operation, your DEPS will always be equal to basic EPS. तो मैं इधर लिखूं कंक्लूजन। चलो रविशंकर तुम्हारा कंक्लूजन लिख देते हैं। In case of loss from continuing operation, DEPS is always equal to बेसिक EPS। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट में कुछ लिखना चाहते हो इसमें भी तो ये देख लो, या तो फिर से इन स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट फिर से ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट फिर से ले लो। समझ में आया? 3, 2, 1 गो। अब आपको स्क्रीनशॉट किस चीज का चाहिए? आपको स्क्रीनशॉट चाहिए केस 2 का, तो ये लीजिए भाई। काजल सर, इंक्रीमेंटल अर्निंग वाले केस में तो चेंज हो सकता है ना? आप निकाल के देख लेना, मैंने आपको फाइनल कंक्लूजन बताया, मैंने आपको पूरा क्रियाक्रम बता दिया। अगर इंक्रीमेंटल वाले केस में ये एंटी नहीं हो रहा है तो ठीक है, फॉलो करो आप। फिर कोई कंट्रोल नंबर के बेसिस पे अगर वो एंटी नहीं हो रहा है, वो नॉर्मल डाइल्यूट हो रहा है, तो आप पोटेंशियल कंसीडर कर सकते हो। तो इलस्ट्रेशन नंबर 34, एग्जाम
एग्जाम, ठीक है। सो दिस वाज अ न्यूली एडेड पॉइंट जो आपको समझना पड़ेगा। नाउ 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 अपन ने ईपीएस पढ़ा, कैसा लगा? क्या चार्ट रिवीजन कर ले? हार्डली इट विल टेक 10 मिनट्स। चलो चार्ट रिवीजन कर लेते हैं, एक से 10 मिनट लगेगा। टेल मी गाइस, स्टार्ट करें चार्ट रिवीजन। इंड AS 33 अर्निंग्स पर शेयर। लेट्स स्टार्ट प्रेजेंटेशन ऑफ ईपीएस। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? ईपीएस का प्रेजेंटेशन कैसे होता है। कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको सिर्फ कंसोलिडेट ईपीएस निकालना है, दिखाना है, सेपरेट दिखाने की जरूरत नहीं। और आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो तो आपको सेपरेट ईपीएस दिखाना है, कंसोलिडेट दिखाने की जरूरत नहीं। जब आप प्रेजेंटेशन करोगे, चाहे कंसोलिडेशन में चाहे सेपरेट में, आपको कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का सेपरेट, डिसकंटिन्यूड का सेपरेट और टोटल बिजनेस का सेपरेट ईपीएस दिखाना है। ईपीएस मतलब बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस फॉर सीएफएस। अच्छा, जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ईपीएस निकालोगे तो आपका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? नेट प्रॉफिट लॉस एट्रीब्यूटेबल टू ओनर ऑफ पेरेंट कंपनी। ओनर ऑफ पेरेंट कंपनी, प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम, वो कैसे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम एसएफएस ऑफ पेरेंट प्लस पेरेंट का शेयर सब्सिडरी के नेट प्रॉफिट में। तो एट्रीब्यूटेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ पेरेंट या ओनर ऑफ पेरेंट डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ पेरेंट, ठीक है। अच्छा, न्यूमरेटर की बात कर लेते हैं। जब हम न्यूमरेटर निकालना सीखा था हमने, न्यूमरेटर मतलब वही नेट प्रॉफिट लॉस एट्रीब्यूटेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ पेरेंट या नॉर्मली इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो न्यूमरेटर में आपको क्या क्या बात याद रखनी है? प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, इफ क्यूमुलेटिव हमेशा माइनस करना है, इफ नॉन क्यूमुलेटिव अगर डिक्लेयर होगा तो ही माइनस करना है। पिछले साल का डिविडेंड करंट ईयर में पे किया, उसको इग्नोर करना है। इफ प्रेफरेंशियल कैपिटल इज क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी देन डिविडेंड रिकॉग्निशन एज फाइनेंस कॉस्ट शैल बी डिडक्टेड। बिल्कुल, अगर आपने किसी कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट या प्रेफरेंस शेयर्स को अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी बुक किया है तो उसका आपने डिविडेंड बुक किया होगा एज अ फाइनेंस कॉस्ट की तरह इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो आपको ईपीएस निकालने के लिए वो माइनस करना है फाइनेंस कॉस्ट वाला। अगर आपने सेटलमेंट प्रीमियम पे किया है रिडम्पशन पर, अर्ली रिडम्पशन पर, तो वो सेटलमेंट प्रीमियम को भी आपको माइनस करना पड़ेगा। अगर आपने वो सेटलमेंट प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम से माइनस कर चुके हो तो आपको अर्निंग से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, डिनोमिनेटर की बात करते हैं। डिनोमिनेटर में सबसे पहले पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स की बात कर लेते हैं। पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स अगर ये डिविडेंड के लिए इंटाइटल है तो इक्विवेलेंट, बेसिकली जो भी इनका इक्विवेलेंट नंबर्स होगा वो हम बेसिक अर्निंग पर शेयर की वर्किंग में शामिल करेंगे ऑन इक्विवेलेंट नंबर बेसिस, ऑन इक्विवेलेंट नंबर बेसिस। पर अगर ये इंटाइटल नहीं है, अगर ये डिविडेंड के लिए इंटाइटल नहीं है टिल दे बिकम फुल्ली पेड, तो क्या करेंगे? कंसीडर इन डीईपीएस कैलकुलेशन एज अ पोटेंशियल इक्विटी शेयर, क्योंकि आगे चल के ये इंटाइटल हो जाएंगे। ओ माय गॉड, आगे चल के इंटाइटल, तो ये कंसीडर करेंगे अपन को पोटेंशियल में, ठीक है। डिनोमिनेटर, इक्विटी शेयर हैविंग डिफरेंट फेस वैल्यूज और डिफरेंट पेड अप वैल्यूज। अगर डिफरेंट फेस वैल्यूज है और पेड अप वैल्यूज है तो मैंने आपको बताया था कि आप वेटेड एवरेज नंबर्स के बजाय आप वेटेड एवरेज टोटल शेयर कैपिटल करो और उसमें आप अर्निंग पर रुपी निकालो और अर्निंग पर रुपी को वापस से पेड अप से इंटू करो तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। अर्निंग पर रुपी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे बोनस शेयर्स, शेयर स्प्लिट, शेयर कंसोलिडेशन के केस में आपका वेटेड एवरेज रहेगा सिंस बिगिनिंग, ठीक है ना, सिंस बिगिनिंग। पर इसमें मैंने एक एडिशनल बात आपको यह बताई थी कि अगर आपने करंट ईयर में कोई नया पब्लिक इशू किया है और उसके बाद बोनस दिया है तो जो बोनस उस पब्लिक के ऊपर रहेगा वो डेट ऑफ पब्लिक इशू से उस बोनस का टाइम वेट होगा, ठीक है। फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज डेट शैल बी कंसीडर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अर्लीस्ट पीरियड। बिल्कुल, पिछले साल भी आप उस बोनस को कंसीडर करोगे, बट अगर आपने करंट ईयर में कोई पब्लिक इशू किया है, पब्लिक इशू करंट ईयर में कहीं पर किया है मिड ऑफ द ईयर में और उसके बाद बोनस दिया है तो बोनस ऑन दैट पब्लिक पोर्शन ऑल्सो, उस बोनस का जो टाइम वेट लिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक इशू लिया जाएगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के भी रीस्टेट करने पड़ेंगे। चलिए, उसके बाद इक्विटी शेयर इशूड अंडर बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन के केस में आपका टाइम वेट लगेगा फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। रीजन सिंस अर्निंग्स आर कंबाइंड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि आप जो न्यूमरेटर में अर्निंग भी कंबाइन करोगे सब्सिडरी की वो भी डेट ऑफ एक्विजिशन से ही करोगे, एन से विल से हटाना पड़ेगा। कंपल्सरी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, भाई साहब, कंपल्सरी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी टू बी कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग बेसिक अर्निंग पर शेयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच सिक्योरिटीज। आपने जब सिक्योरिटी इशू की थी उस डेट से लेकर आप वेटेड एवरेज लोगे और बेसिक अर्निंग पर शेयर की वर्किंग में शामिल करोगे। बट ये भले कंपल्सरी कन्वर्टेबल है, इनका जो आपने डिविडेंड या इंटरेस्ट पे किया होगा वो आप अर्निंग में से माइनस जरूर करोगे, नेट प्रॉफिट निकालते वक्त माइनस करोगे। ऑलवेज अज्यूम, अच्छा
ऑलवेज अज्यूम करके चलना कि कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ तो, ठीक है। नेक्स्ट, ईपीएस इन केस ऑफ राइट इशू। राइट इशू के केस में मैंने आपको बताया था कि ईपीएस कैसे निकालते हैं, मैंने आपको दो अल्टरनेट बताए थे, यहां मैंने सिर्फ एक आईसीआई वाला जो आईसीआई फॉलो करता है मैंने उसकी बात की है। सबसे पहले आपको एक्स राइट प्राइस निकालना है, एक्स राइट प्राइस, क्योंकि आपको क्वेश्चन में फेयर वैल्यू या कम राइट प्राइस दिया होगा, तो एक्स राइट प्राइस निकालना है। एक्स राइट प्राइस निकलता है कि भाई राइट इशू से पहले हमारे पास कितने शेयर्स थे इनटू कम राइट प्राइस प्लस राइट इशू प्रोसीड्स कितना आया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू। एक्स राइट प्राइस निकालने के बाद आप करोगे कम राइट डिवाइड बाय एक्स राइट, मतलब एडजस्टमेंट फैक्टर निकालोगे, और ये एडजस्टमेंट फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करोगे जब आप वेटेड एवरेज करोगे ईपीएस निकालते वक्त, तो आप मल्टीप्लाई करोगे बिफोर राइट इशू में जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे उनके साथ, और नॉर्मली आप क्यूमुलेटिव टाइम वेट लगा लोगे। क्यूमुलेटिव टाइम वेट लगाने के बाद आपका ईपीएस आ जाएगा। आपको पिछले साल का भी ईपीएस निकालना पड़ेगा, रीस्टेट ईपीएस निकालना पड़ेगा उसी एडजस्टमेंट फैक्टर के बेसिस पर, ठीक है। हालांकि क्लास में हमने पढ़ा था लॉजिक इसका कि एक और मैंने आपको एक फर्स्ट ऑल्टरनेटिव करवाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई पेड पोर्शन अलग निकालते हैं और बोनस पोर्शन अलग निकालते हैं, बिल्कुल लॉजिकल तरीके से बताया था। अच्छा, अब आते हैं अपन डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की वर्किंग में। सबसे पहले व्हेन टू कैलकुलेट डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, ऑब्वियसली जब कंपनी के पास, जब एंटिटी के पास पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हैं। पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स के कौन कौन से ऑप्शंस हैं? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, शेयर वारंट्स, ऑप्शंस, आउटस्टैंडिंग पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स इफ दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर डिविडेंड, ठीक है, और कंटिजेंटली इशुएबल शेयर्स। कंटिजेंटली इशुएबल शेयर्स अगर कंडीशन फुलफिल हो चुकी है बट अभी कंप्लायंस डेट फ्यूचर की है, ठीक है ना। अच्छा, इफ कंडीशन फुलफिल्ड बिफोर कंप्लायंस डेट, यही किया था। आगे, हाउ टू कैलकुलेट डीईपीएस। डीईपीएस कैसे निकालना पड़ता है? आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपके पास कौन कौन से पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे आप हर पोटेंशियल इक्विटी शेयर का इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालते हैं, उनका आप रैंकिंग दोगे, जो सबसे छोटा होगा उसको फर्स्ट रैंकिंग, इस तरीके से, और आप रैंक वाइज उसका डाइल्यूशन इफेक्ट बेसिक अर्निंग पर शेयर में करते जाओगे। आप जैसे जैसे वो रैंक वाइज आपका बेसिक ईपीएस डाइल्यूट होता जा रहा है, आप चलते जाओ। जैसे ही वो एंटी डाइल्यूट हो गया वही रुक जाओ, अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डाइल्यूटिव वालों को ही कंसिडर करना है। If EPS declines from the preceding calculation, then it is called DEPS. If EPS declines from the preceding, increase from the preceding calculation, then it is anti-dilutive. ठीक है। DEPS under call option, आज ही की क्लास में हमने पढ़ा था, कॉल ऑप्शन इशूड, अगर DEPS आपने किया है तो ऐसे केस में अगर इन द मनी है तो वो डेफिनेटली डाइल्यूटिव होगा, और अगर आउट ऑफ द मनी है तो वो डाइल्यूटिव नहीं होगा। इन द मनी है तो डाइल्यूटिव कितना पार्ट होगा? टोटल ऑप्शन नहीं, टोटल ऑप्शन में से उतने शेयर्स जिनके लिए हम एक्चुअली फंड रेज कर रहे हैं जेन्युइनली, वो माइनस करके जो रिमेनिंग बचेगा, ठीक है, वही वाली वर्किंग है। कंटिजेंटली इशुएबल शेयर्स क्या होते हैं? इशूड फॉर लिटिल और नो कैश और अदर कैश कंसिडरेशन ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ और स्पेसिफाइड कंडीशंस। कुछ कंडीशन फुलफिल होने के बाद आप उसको फ्री में इशू करते हो, तो ये डाइल्यूटिव का पार्ट बन सकते हैं क्या? हाँ, बन सकते हैं, पर इसमें क्या याद रखना है? आपको वेटेड एवरेज की वर्किंग में कब से लेना है? जब से कंडीशन फुलफिल हुई है। अब आपको ये चेक करना है, कंडीशन फुलफिल भी हो गई और कंप्लायंस डेट भी आज की हो गई, तो आप बेसिक में ही डाल दो। कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, कंप्लायंस डेट फ्यूचर की है, तो आप इसको पोटेंशियल मानते हुए डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में डालोगे, ठीक है। तो आपको बैलेंस शीट डेट पर क्या चेक करना है? कंडीशन फुलफिल हुई है कि नहीं। अच्छा, ईसॉप, टाइप्स ऑफ ईसॉप बेस्ड ऑन सर्विस कंडीशन ओनली। अगर सर्विस कंडीशन है तो आपको ये डीईपीएस की कैलकुलेशन में कंसीडर करना पड़ेगा। अगर ईसॉप आपका परफॉर्मेंस बेस्ड कंडीशन पर है, ठीक है ना। क्या नेटवर्क चला गया क्या? नहीं, नेटवर्क तो नहीं गया सर, नहीं नेटवर्क नहीं गया, सब ठीक है। ओके, अगर आपका ईपीएस परफॉर्मेंस कंडीशन के ऊपर बेस्ड है तो आप उसको कंटिजेंटली इशुएबल शेयर कैटेगरी में मानोगे, और जब तक वो परफॉर्मेंस कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तब तक आप उसको डीईपीएस के में भी नहीं मानोगे, पोटेंशियल नहीं मानोगे, ठीक है। अच्छा, हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। आप पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल है, टोटल ऑप्शंस माइनस ईसॉप अंडर ईसॉप इशूड अगेंस्ट फेयर कंसिडरेशन, वही कॉल इन द मनी वाला, सेम एज इन द मनी वाला, इन द मनी के हिसाब से। चलो ये भी हो गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंटिटी विथ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। आपको इसमें क्या याद रखना है? अगर आपका कंटिन्यूइंग ऑपरेशन और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन दोनों है, अगर आपका कंटिन्यूइंग ऑपरेशन और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन दोनों है, याद रखेंगे हमेशा हमारा कंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज द कंट्रोल नंबर, ठीक है ना। तो अगर हमारा कंटिन्यूइंग ऑपरेशन प्रॉफिट मेकिंग है तो आप पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स को कंसीडर करो, कोई दिक्कत नहीं है डाइल्यूटेड की वर्किंग में। पर अगर आपका कंटिन्यूइंग ऑपरेशन लॉस मेकिंग है तो ऐसे केस में डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालते वक्त डाइल्यूटेड की अर्निंग पर शेयर निकालने की वर्किंग में आप पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स को कंसीडर नहीं करोगे, आपका एंटी डाइल्यूटिव आ जाएगा नहीं तो, और डाइल्यूटेड आपका बेसिक के बराबर होगा सिंपली। चलिए
तो दिस वॉज योर इंड AS 33 अर्निंग्स पर शेयर, मैंने आपको ये करवा लिया। फाइनली एक मैसेज किनको? लाइव स्टूडेंट्स को, स्पेशली उन लाइव स्टूडेंट्स को जो लाइव स्टूडेंट्स मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की क्लासेस से जुड़े थे कुछ अमाउंट पे करके, और उनको मैंने ये वादा किया था कि मैं आपको EPS भी करवाऊंगा, इसके लिए मैं आपसे कुछ चार्ज नहीं करूंगा। गाइस रियली दिल से थैंक यू सो मच, आपने मुझे साथ दिया और आपने साथ में क्लासेस की। और आपको कैसी लगी क्लासेस? रेगुलर वाले बच्चों से तो मैं पूछता रहता हूं, मैं जो लाइव वाले बच्चे अभी हैं मैं उनसे स्पेशली चाहूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मुझे रिप्लाई जरूर करिएगा व्हाट्सएप पे रिप्लाई मुझे जरूर करना कि आपको कैसी लगी क्लासेस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी और EPS भी कैसी लगी क्लासेस। आपको अच्छी लगी तो मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा, बुरी लगी तो भी जरूर फीडबैक दीजिएगा। चलो अब बात करता हूं मैं रेगुलर वाले बच्चों से। रेगुलर वाले बच्चों, हमारे मैक्सिमम पोर्शन ऑफ कोर्स हो चुका है, अब हमारा मिसलेनियस पोर्शन बचा हुआ है, ठीक है ना। जो मिसलेनियस पोर्शन बचा हुआ है वो उसमें मिसलेनियस पोर्शन को भी मैं बहुत ही जल्द कवर कर लूंगा अभी, ठीक है ना। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इंड AS 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, ठीक है। और ऑपरेटिंग सेगमेंट्स कंप्लीट होने के बाद आपके इनक्रिप्टेड लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे। यस, देयर इज अ गुड न्यूज फॉर अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, जो मैं आपको बता देता हूं, आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का टॉपिक खत्म होने के बाद मैं इनक्रिप्टेड लेक्चर्स को खत्म कर दूंगा। उसके बाद के जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सब मिसलेनियस कैटेगरीज के होते हैं, और मैं सारे मिसलेनियस कैटेगरीज के टॉपिक को इंक्रिप्शन में नहीं रखूंगा, मैं उनको ओपन लेक्चर्स के फॉर्म में रखूंगा और मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, ठीक है। जैसे इंड AS 7 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 101 हुआ, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन हुआ, जैसे फेयर वैल्यू मेजरमेंट हुआ, इंड AS 24 हुआ, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हुआ, ये सब जितने भी छुटपुट टॉपिक्स हैं सब एक एक क्लास वाले हैं और मैं सबको यूट्यूब पे डाल दूंगा, राइट। इसका करने का रीजन ये है कि ये मिसलेनियस टॉपिक्स है, मैं इनको इंक्रिप्शन में इसलिए नहीं रखना चाहता हूं क्योंकि बच्चे के पास ये जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, ये मिसलेनियस टॉपिक्स एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप इनके ऊपर ये सोचते हो कि यार मैं टाइम वेस्ट ना करके मैं डायरेक्ट एक वीडियो देख लूं किसी फैकल्टी का एग्जाम टाइम में, आधे एक घंटे में मेरा अगर स्पीड में हो जाता है, स्पीड लगा के, तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं इन लेक्चर्स को ओपन फॉर्मेट में रखूंगा सबके लिए, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये सारे के सारे जो इंड AS होते हैं, जो लास्ट वाले कैटेगरी के मिसलेनियस वाले, ये सब C कैटेगरी के इंड AS होते हैं। और C कैटेगरी के इंड AS बच्चे ना या तो छोड़ के जाते हैं, या तो ध्यान से नहीं देख के जाते, या तो ये बोल के जाते हैं कि यार टाइम नहीं मिला तो प्रॉपर नहीं देखा। तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि अगर मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा तो रेगुलर वाले के लिए भी ये रहेगा कि यार चलो यार इंक्रिप्शन नहीं है तो हम कभी भी देख सकते हैं। पहली बात, मतलब उनको अपना कोर्स तो कंप्लीट करना ही करना है, पर एग्जाम टाइम में उन पर्टिकुलर इंड AS के ऊपर बच्चा ज्यादा टाइम देता नहीं है। तो अगर उसको YouTube पे ओपन फॉर्म में होंगे तो बोलेगा चलो यार फिर से देख लेता हूं, ये तो मेरे को आता है, अब तो जय सर का मैं पढ़ चुका हूं तो मुझे आता ही है, तो ये रहेगा। ये वाली चीजें हैं, इस तरीके से रहेगा। तो हमारा सिर्फ जो इंक्रिप्शन फॉर्म में जो लेक्चर रखा हुआ है वो है सिर्फ और सिर्फ इसके बाद वाला लेक्चर, दैट विल बी इंड AS 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट। इसके बाद हमारे इंक्रिप्टेड लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे। अगर आप में से रेगुलर वाले बच्चों ने, अगर किसी ने पेन ड्राइव ऑर्डर किया हुआ है तो हमारा जो लास्ट पेन ड्राइव बचा हुआ है वो इस इंक्रिप्टेड लेक्चर तक होके आपको इन पेन ड्राइव हमारा डिस्पैच हो जाएगा। और जो ओपन लेक्चर्स रहेंगे, ओपन लेक्चर्स आपको डायरेक्टली यूट्यूब से करना पड़ेगा, उसके लिए हम आपको पेन ड्राइव नहीं देंगे क्योंकि वो ऑलवेज यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे, आप नॉर्मल मोबाइल से भी चला सकते हो, ठीक है। हाँ, उनकी ऑनलाइन डाउनलोड ऑप्शन जो हमारा रहता है उसमें लिंक जरूर मिलेगी आपको, डोंट वरी। उसके लिए आपको मैं ये नहीं बोलूंगा कि जाके ढूंढ लो अपने आप, वो भी उसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच। हना, मनोज, परवीन, अमृता, ऋषभ, काजल। अच्छा, जो ये बात लाइव वाले बच्चे सुन रहे हैं, जो मैंने आपको ये ओपन लेक्चर्स वाली बात बोली, ये आप अपने में सीमित रखिएगा, अभी अनाउंस मत करिएगा, लेट मी अनाउंस दिस। अच्छी बात ये है कि फैकल्टी के थ्रू अनाउंस हो तो ज्यादा अच्छा है। जो मेरे लाइव वाले बच्चे हैं वो ये बात सुन चुके हैं, तो ये मुझे अनाउंस करने दीजिएगा। अगर आप किसी के पास शेयर करते हो या मेरे कई पब्लिक प्लेटफॉर्म में अगर आप डिस्कस करते हो, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे कि जय सर ने ऐसा ऐसा बोल दिया था, ऐसा ऐसा होगा, प्लीज लेट मी अनाउंस, लेट मी हैंडल विद दिस। क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही आप इसका अनाउंसमेंट होगा तो इसकी क्वेरीज भी जनरेट होती हैं, क्योंकि बच्चे जितने उतनी क्वेरीज, तो उसकी क्वेरीज जब जनरेट होंगी तो वो आप क्वेरीज डील नहीं कर पाओगे, वो डील मुझे करनी पड़ेगी। अब वो मुझे कैसे करनी है डील क्वेरीज, वो मैं जानता हूं, उसमें बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ जाते हैं, तो वो क्वेरीज डील मुझे करनी है, तो अनाउंसमेंट भी मुझे करने का हक है। तो आप ये चीज किसी से शेयर ना करें, ये आपको पता है, आप उसका फायदा जरूर उठाएं, फ्यूचर में चल के बाकी लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है।
चलो अभी मैं क्लास को यहीं पर ओवर कर रहा हूं। गाइस थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग, फॉर योर कोऑपरेशन विद मी। मेरे जैसे बंदे के साथ तुम लोगों ने कोऑपरेट किया, जो बार बार तुम लोगों को चिल्लाता रहता है, नालायक नालायक बोलता रहता है, रिप्लाई करो परेशान करता रहता है, मेरे जैसे बंदे के साथ तुमने कोऑपरेट किया है तो तुमने डेफिनेटली बहुत अच्छा बड़ा काम किया है। एंड रियली गिविंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच गाइस। चलिए हम यहीं पर अपने लेक्चर को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।